स्क्वाट को ऑफन किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज कहा जाता है और ये निकनेम इसलिए है क्योंकि बहुत ही कम एक्सरसाइज हैं जो स्क्वाट जैसा इंटेंस होती है और इतने सारे मसल्स को एक साथ रिक्वायर करें। इसीलिए हम डेफिनेटली आर्गुमेंट कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर किसी को अपने एक्सरसाइज रूटीन में कुछ ना कुछ फॉर्म का स्क्वाट डालना चाहिए। तो आज हम डीप डाइव करेंगे स्क्वाटिंग के एनाटॉमी में। कैडावर यूज करके दिखाऊंगा कौन कौन से सरप्राइजिंग मसल्स स्क्वाट में लगे हुए होते हैं, कैसे लोअरिंग डाउन करते वक्त और राइजिंग बैकअप करते वक्त मसल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इवन प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे स्पाइन को प्रोटेक्ट करता है और आपको बेटर स्क्वाटर बनाता है। डेफिनेटली कुछ एनाटॉमिकल ऑसमनेस कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम स्क्वाट्स की बात करते हैं तो मेनली 3 जॉइंट्स पे फोकस करेंगे, लोअर लिम्ब के, और प्लस स्पाइन को स्टेबल रखने की बात भी करेंगे। जैसे मैं बारबेल स्क्वाट पोजीशन में जाता हूं, जब नीचे जाता हूं तो एंकल जो है मेरा डोर्सल फ्लेक्शन में चला जाता है। अगर डोर्सल फ्लेक्शन नहीं समझ आया तो जब पैर जमीन से उठा हो, टॉप ऑफ द फुट स्काई की तरफ आता है, जैसे गैस पेडल से पैर हटा रहे हो अपन। लेकिन स्क्वाट में पैर प्लांटेड है तो ये मूवमेंट टिबिया के फुट के ऊपर स्लाइड होने से आता है। और जब मैं दोबारा नीचे पोजीशन में जाता हूँ, एंकल में डोर्सल फ्लेक्शन, नी फ्लेक्स्ड होते हैं और हिप फ्लेक्स्ड होता है। जब खड़ा होता हूँ तो एंकल थोड़ा प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, तो नी एक्सटेंड करते हैं, हिप एक्सटेंड करता है। अब ये सब मैंने आपको बताया है जॉइंट मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि हर जॉइंट को मूव करने वाला स्पेसिफिक मसल होता है। तो आइए बात करते हैं जॉइंट्स के मोबिलाइजिंग और मूविंग के बारे में। आइए उन मसल्स की बात करते हैं जो एंकल्स को मोबिलाइज करते हैं। सच बताऊं तो ज्यादातर लोग ये सोचते ही नहीं है कि स्क्वाट्स में कैप्स काम करते हैं, लेकिन टेक्निकली ये मसल स्क्वाट के दौरान एक्टिव रहते हैं। तो जल्दी से मैं सब कवर कर देता हूं। मेन आप देख सकते हो, सबसे सुपरफिशियल मसल पोस्टीरियर कैफ का, जैसे गैस्ट्रोक्नेमियस कहते हैं, और साथ ही सोलियस का पार्ट जो मोस्ट गैस्ट्रोक्नेमियस के डीप में होता है। इस साइड पे हमने गैस्ट्रोक्नेमियस के सुपीरियर बैलीज या अपर पोर्शन को रिमूव कर दिया है ताकि तुम सीलियस के ऊपर पोर्शन को देख सके जो एक सोलफिश जैसा दिखता है। अब ये मसल स्क्वाट में कैसे एक्टिव होते हैं, मैं स्टूडेंट को मसल के लेंथ चेंजेस दिखाने के लिए रबर बैंड का मैं यूज करता हूँ डिफरेंट मूवमेंट्स में दिखाने के लिए। तो रबर बैंड को स्क्वाट पोजीशन में अपन ले लेते हैं। याद है हमने बात की थी, एंकल डोर्सिफ्लेक्शन में जाता है जब डाउन जाते हो, और प्लांटर फ्लेक्शन में जाता है जब ऊपर जाते हो। तो गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस जैसे ही हम स्क्वाट में डाउन जाते हैं, स्पेशली सोलियस क्योंकि नी बैंड हो जाता है, ये मसल्स एसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी लेंथन हो जाते हैं, जैसे रबर बैंड स्ट्रेच हो रहा हो। और जब हम ऊपर आते हैं प्लांटर फ्रैक्शन में तो ये कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी शॉर्टन हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक, एसेंट्रिक और आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में ज्यादा डिटेल थाई मसल्स के टाइम करूंगा, लेकिन इसमें क्रेजी बात यह है कि हम टेक्निकली और भी मसल्स में जा सकते हैं जो स्क्वाट में एक्टिव होते हैं, जैसे इंट्रिंसिक फुट मसल्स। अगर आप बेयरफुट स्क्वाट करो तो वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सोल ऑफ द फुट पे 12 इंट्रिंसिक फुट मसल्स होते हैं, लेकिन हम फुट मसल्स को डेडिकेटेड वीडियो के लिए सेव करके रख रहे हैं। फिर भी अपन एक काम करते हैं, काफ और फुट के मसल्स स्क्वाट का मेन फोकस नहीं होते, क्योंकि लोग मोस्टली थाई मसल्स के बारे में सोचते हैं, स्पेशली एंटीरियर थाई मसल्स जिनको हम क्वाड्स बोलते हैं, और टेक्निकली क्वाड्रिसेप्स मतलब 4 हेड वाले मसल्स। तो क्वाड्स 4 अलग मसल्स से बने होते हैं। साइड पे आपको दिख रहे होंगे, वेस्टस लैटरालिस, वेस्टस मीडियालिस इनर साइड पे, रेक्टस फेमोरिस, और अगर रेक्टस फेमोरिस को साइड कर दो तो नीचे वेक्टस इंटरमीडियस दिखाता है। प्रोब की टिप से इसको देखो, छू के देख रहा हूं, यही है वेस्टर इंटरमीडियस। अब क्वाड्स जो है वो प्राइमरीली नी को मोबिलाइज करते हैं स्क्वाट में। रबर बैंड को क्वाड मसल की तरह ओरिएंट करो तो डाउन जाते टाइम रबर बैंड लेंथन होता है, मतलब क्वाड्स एसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, मतलब एक्टिवली लेंथनिंग कंट्रोल करते हुए नीचे जा रहे होते हैं। और FYI हमारे मसल्स एसेंट्रिक लोडिंग से स्ट्रेंथ और हाइपरट्रॉफी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये चीज तो आपको अच्छे से करनी ही चाहिए। अच्छा, अगर बॉटम पे होल्ड करो तो वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल एक्टिव है लेकिन लेंथ जो है वो उसकी चेंज नहीं हो रही है। और जब ऊपर आना हो, नी को अपने को एक्सटेंड करना हो, तो क्वाड्स शॉर्टन होते हैं और इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन अब दोबारा से थाई मसल्स की बात करते हैं हम लोग।
पोस्टीरियर थाई वाली मसल्स पे चलते हैं। ये कैडावर बॉडी को देखिए, इस कैडावर पे हम सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बॉडी को पलट दिया है, हम थाई का पोस्टर व्यू देख रहे हैं। देखो दोनों तरफ आपको दिख रही होंगी हैमस्ट्रिंग्स हैं। मैं इस हैमस्ट्रिंग को हुक करके आपको दिखा देता हूँ और आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 3 मसल जो कि हर हैमस्ट्रिंग को मेकअप कर रहे हैं। यहाँ पे बाइसेप्स देख रहे होंगे आप, फेमोरस, ये सेमी टेंडनोसिस है। ये देखो क्यों इसे सेमी टेंडनोसिस कहा जाता है। आपको ये लंबी सिलेंड्रिकल टेंडन दिखाई दे रही होगी, ये FYI है, सेमियोसिस टेंडन, ACL ग्राफ्ट की तरह यूज हो सकती है। और फिर हमारे पास यहाँ पे सेमी मेम्ब्रेनोस है। आपको समझ में आ रहा होगा इसका नाम मेम्ब्रेनोसिस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन है, वाइड ब्रॉड टेंडन आपको दिखाई दे रही होगी। अब हैमस्ट्रिंग आपकी नी को मोबिलाइज करती है, पर स्क्वाट के केस में क्या होता है, वो प्राइमरीली आपके हिप के साथ काम करती है। अब मैं माफ करता हूँ कि आपको मैं अपने पिछवाड़ा दिखा रहा हूँ बॉडी का, पर एक सेकंड के लिए आप देख लीजिए। लेकिन मैं एक रबर बैंड मान लेता हूँ हैमस्ट्रिंग के ओरिएंटेशन पे, और जैसे ही हम हिप फ्लेक्शन के नीचे आते हैं तो हैमस्ट्रिंग जो है वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगी नीचे जाते समय, लेकिन कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगी शॉर्टनिंग जब हम इसको ऊपर आएंगे हिप एक्सटेंशन में। ग्लूटियस मैक्सिमस भी कुछ ऐसा ही करता है। आपको ग्लूटियस मैक्सिमस दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये राइट साइड में ह्यूमन बॉडी की वन ऑफ द लार्जेस्ट मसल्स में से एक है। तो स्क्वाट के केस में क्या होता है, अगर मैं अपनी रबर बैंड को ग्लूटियस मैक्सिमस पे लाता हूँ हैमस्ट्रिंग के सिमिलर में, तो जैसे हम हिप फ्लेक्शन करेंगे तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जैसे हम ऊपर आएंगे ये कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होगी, जैसे हम ऊपर आएंगे हिप एक्सटेंशन होगा। तो ये टेक केयर करता है जो मेन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं स्क्वाट नी पर और हिप पर हमें अपनी स्पाइन को भी बचाना होता है स्क्वाट करते टाइम, स्पेशली जब बारबेल के साथ कर रहे होते हैं। उस टाइम में ट्विस्टिंग नहीं करनी होती, आगे ज्यादा फॉरवर्ड नहीं हो जाना होता, लंबर्ड स्पाइन या कहीं और स्पाइन का अगर मैटर आता है तो हमें कुछ कोर स्टेबलाइजर्स चाहिए होते हैं और कुछ एक्सटेंशन मसल्स चाहिए होती हैं। कुछ कोर स्टेबलाइजर्स हैं जैसे कि एक्सटर्नल ऑब्लिक भी एक्टिव है, और ये देख रही होगी इंटरनल ऑब्लिक आपको। और एक और मसल है यहाँ पे ट्रांस वर्सेस एब्डोमेन्स, जो कि एक नेचुरल वेट बेल्ट बना देते हैं हमारे एब्डोमेन में, तो हमारा लंबो पेल्विक रीजन है वो काफी स्टेबलाइज हो जाए और हमारी स्पाइन को प्रोटेक्ट करे। अब मैंने कुछ स्पाइनल एक्सटेंशर्स को मेंशन किया था। स्पाइनल एक्सटेंशर्स कुछ मूवमेंट करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्लेक्शन कैसा होता है। स्पाइन का फ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है, मैं अपने हिप्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, नहीं तो कुछ और ही हो जाएगा ये। लेकिन आपके स्पाइनल एक्सटेंशर्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जब आप इसे अपराइट पुल करेंगे, और आपकी स्पाइन इरेक्ट रहेगी इस पोजीशन में। और हम चाहते हैं कि आपकी स्पाइन जो मेंटेन करे जैसे ही आप नीचे जाएं स्क्वाट के साथ, जब बारबेल को साथ में उठा रहे हो तो, या फिर कुछ दूसरे वेट उठा रहे हो तो मैं आपको स्पाइनल एक्सटेंशंस दिखा देता हूं इसके साथ, इस कैडावर डिसेक्शन पे। तो ये वाले कैडावर डिसेक्शन पे आपको दिख रहा होगा पोस्टीरियर व्यू लगाया हुआ है मैंने, ये बॉडी का पिछला साइड है। मैंने काफी फेमिलियर मसल्स यहाँ पे निकाल दिए राइट साइड, जैसे कि लुटिसिमस डोर्साइड, लैट्स हटा दिए हैं, ट्रेपेजियस हटा दिया है, ट्रैप्स का निकनेम होता है उसको हटा दिया मैंने। राइट अपर लिम्स तो आपको दिख ही रहे होंगे, हटा दिए। अब आपको ये दिख रहा होगा लंबा सा स्ट्रैपल लाइक मसल, ये इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप का पार्ट है भाई लोग, मतलब ट्रू बैक मसल आप इनको कह सकते हो, आप समझ रहे होगे। ट्रू बैक मसल का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली आपकी स्पाइन को मोबिलाइज करती है, जो स्पाइनल एक्सटेंशन मैंने आपको दिखाई थी। हाँ भाई, 3 मसल्स हैं हमारे इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप में। हमारे पास इलियोकोस्टालिस है मेरी प्रोब के बीच में, ये लॉन्गिसिमस है, और ये हमारे पास है स्पाइनालिस, यहाँ पे देखो स्पाइन के पास में। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ निमैनिक देता हूँ ताकि वो कुछ नाम याद कर सके सर्टेन मसल्स के, जैसे कि ये एक आई से स्टार्ट होती है, एक एल से स्टार्ट होती है और एक एस से स्टार्ट होती है, तो आई लव स्कूल या आई लव सॉकर, ऐसे याद करो। पर एक न्यूमोनिक जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहता है, कभी भूलते नहीं है, आई लव सेक्स। और आई गेस और ये ज्यादा सेंस भी करता है क्योंकि ये इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप का ही तो पार्ट है आफ्टर ऑल। पर सबसे मस्त बात इस सब चीज के बारे में क्या है कि सारी ये मसल्स जो भी इन्वॉल्व हो रही हैं इस अमेजिंग कंपाउंड को क्रिएट करने में, एक्सरसाइज मूवमेंट वाले, इसको स्क्वाट कहते हैं। तो हम यहाँ पे 2 और मसल्स ऐड करने वाले हैं इस लिस्ट में, क्योंकि ये मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमें बचाने के लिए। और ये मसल्स स्क्वाट से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और टेक्निकली मसल ग्रुप आप कह सकते हो। मसल ग्रुप पेल्विक फ्लोर वाला, पेल्विक फ्लोर की मसल वो ऐसे बोल टाइप बना लेती हैं आपकी पेल्विस के अंदर, आपके पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट करने के लिए। इसमें कुछ स्फिंक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ताकि आपको जब सुसु आए तो उसे कंट्रोल कर सकें, मतलब आप ये डिसाइड कर सकें कब सुसु करना है कब नहीं। और तब भी इंगेज होते हैं जब आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हो या कुछ और, तो ऑब्लिक्स को कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम या ट्रांसवर्स करते टाइम इनका यूज होता है, और ये आपके पेल्विक फ्लोर को भी शोर अप करने का काम करता है। ठीक है, तो पेल्विक फ्लोर मसल के बारे में काफी बात हो गई। एक सेकंड में आपको बताना चाह रहा हूँ एक अगली मसल के बारे में, आपका डायफ्राम। आपको डायफ्राम दिख रहा होगा, ये डोम शेप्ड मसल है, और हम टिपिकली डायफ्राम को ब्रीदिंग मसल के रूप में देखते हैं क्योंकि ये ब्रीदिंग मसल ही तो है। तो जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये इस डायरेक्शन में पुल डाउन होता है,
और ये जो है वो थ्रोटिक कैविटी का वॉल्यूम जो है बढ़ा देता है, ताकि हमारे पास ज्यादा स्पेस यहाँ हो जाता है तो काफी हवा यहाँ अंदर आ जाती है और लंग्स में काफी हवा भर जाती है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा अवेलेबल स्पेस है यहाँ पे। डायफ्राम क्या करता है, इसको इस डायरेक्शन में पुल डाउन करता है। पर क्या होता है जब डायफ्राम हवा को इस डायरेक्शन में पुल करता है? आपको इस एंगल से दिखाता हूँ। ऐसा मान लो कि ये वाला हाथ मेरा पेल्विक फ्लोर है, ये शोल्डर अप है क्योंकि हम इसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एब्डोमिनल मसल्स के साथ, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे की तरफ पुश होता है। इससे क्या होगा, हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से पुशिंग डाउनवर्ड काम करता है। हम यहाँ पे प्रेशर जैसे बढ़ा देते हैं और हम वाकई में प्रेशर को बढ़ा देते हैं अपनी एब्डोमिनल कैविटी के साथ जब हम स्क्वाट करते हैं। समझ रहे हैं आप? इसको आप ऐसे सोचे कि हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते हैं तो एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो ज्यादा रीइंफोर्स अपने आप को कर लेती हैं और काफी ज्यादा पुश अगेंस्ट करती हैं उसके खिलाफ में। तो इस वजह से क्या होता है, हम अपने लंबो पेल्विक रीजन को और ज्यादा शोर अप करते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्पाइन स्टेबलाइज और प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सांस कैसे लें। अच्छा, आपने पीछे ऐसे बार लटकाया हुआ है, स्क्वाट कर रहे हो आप, और आप सांस ले रहे हो, जब अपने रिब्स खोल रहे हो, शोल्डर्स को श्रक कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आपको नीचे की तरफ सांस लेना अपने पेट में महसूस होता होगा। तो आप इसको टेस्ट कैसे करोगे? आप एक काम करोगे, अपनी उंगलियां लोगे, अपनी ओब्लिक्स पे रखेंगे यहाँ पे और अच्छे से सांस लेंगे, अपनी नाक में मस्त हवा भर लेंगे अपन, और यहाँ पे आपको महसूस करना है आपकी एब्डोमिनल मसल पुश आउट करना चाहती है। और जब आप स्क्वाट लगाते हो तो ये दो वर्ड्स के बारे में सोचो, सांस लो और भर के रखो। तो स्क्वाट में अगर ऊपर की साइड हो तो सांस लो, भर के रखो। और इसको ऐसा सोचोगे किसी ने आपके पेट में मुक्का मार दिया तो आप क्या सोचते हो? क्योंकि आपको पता है जैसे ही कोई आपके पेट में मुक्का मारने वाला तो क्या करोगे, तो आप उसे भर लोगे। तो स्क्वाट के साथ भी अपन यही करने वाले हैं। तो मैं जाके बारबेल अपने पीठ पर रख लेता हूं यहाँ पे। अब हम दोबारा सोच लेंगे, सांस लेंगे और ब्रेस करेंगे। तो सांस अंदर लेंगे और होल्ड करेंगे, नीचे जाएंगे और छोड़ना कैसे अपन को? जैसे आप छोड़ना तब शुरू कर सकते हो जब आप अपने स्क्वाट के टॉप पे हो जाते हो, जैसे आप वेरी टॉप पे आने वाले होते हो, पर आप पूरी सांस मत छोड़ देना जब आप नीचे बॉटम पे होगे, नहीं तो आपका कनेक्शन जो है वो छूट जाएगा आपकी लंबो पेल्विक रीजन के साथ और आप फिर अपने बॉडी को स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे, अपनी स्पाइन को। तो प्रॉपर ब्रीदिंग आपको कितना प्रोटेक्ट कर सकती है आपकी लंबो पेल्विक रीजन को, और इससे आप काफी ज्यादा इफेक्टिव स्क्वाटर बन सकते हो दोस्तों। और इस प्रक्रिया के साथ आप ज्यादा वेट भी उठा सकते हो, ऑब्वियसली सेफली। अब दोबारा बता देता हूं, पेल्विक फ्लोर और डायफ्राम वो मसल है जिनको प्रोटेक्ट करके आप अच्छे से स्क्वाट अपने बढ़िया बना सकते हो। पर हाँ भाई, थाई मसल्स के बारे में हम बहुत ही कम सोचते हैं। ग्लूट्स वो भी स्क्वाट के संग अच्छे से बन जाते हैं। अच्छा, एक और लास्ट मसल है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ स्क्वाटिंग के अलावा। इस मसल के बारे में लोग ज्यादा बात भी नहीं करते हैं, और ये मसल हमारे अगले वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बिल्ड द स्क्वाट। क्योंकि हम एक वीडियो इस पे भी करने वाले हैं कि क्यों कुछ लोग दूसरे लोगों से अच्छी स्क्वाट कर देते हैं इस पर। लेकिन अभी हम इस वीडियो के लास्ट मसल के बारे में बात कर लेते हैं। मान के चल रहा हूँ कि आपने स्क्वाट वर्कआउट किया हुआ है और आपने देखा होगा कि आपके थाई के अंदर जो है वो सोर हो गई है। अब एक मसल के बारे में बताता हूँ, एडक्टर मैग्नस। उस सोरनेस के पीछे वही है एबडक्टर, क्योंकि ये मसल जो है हिप की एडक्शन का काम करती है अच्छे से, हिप को मिड लाइन की तरफ लाती है। और मैग्नस क्योंकि ये बड़ी मसल है अभी, तो ये एडक्टर मैग्नस ये आपके हिप्स को ही सिर्फ एडक्टिंग करने का काम नहीं करती है, ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है स्क्वाटिंग में। आपको इस कैडावर सेक्शन पे ये वाली मसल दिखा देता हूँ अच्छे से। मैंने इसके लिए भाई ग्लव पहन लिया है क्योंकि हैमस्ट्रिंग मुझे हटानी पड़ेगी। लेकिन आपको दिख रही होगी ये बड़ी सी मसल जिसको एडक्टर मैग्नस कहते हैं, यहाँ लेफ्ट पे, यहाँ पे आपको राइट साइड की तरफ भी दिखाई दे रही होगी। अब इस मसल की दो हेड चीजें हैं। इस साइड पे देखो फाइबर कितने ज्यादा ऑब्लिक है, और ये डायगोनल ओरिएंटेशन ये देखो यहाँ पे इस तरफ जो जा रही है फीमर दोनों साइड से। मैं खुद पे दिखाता हूँ, मैं अपने लेफ्ट की तरफ दिखाता हूँ और इस तरफ राइट की तरफ जाते हुए। और जो दूसरा हेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कॉन्डुलर हेड, और ये हेड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्डुलर हेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस बम्प के साथ अटैच होती है। इसको एबडक्टर ट्यूबरिकल कहते हैं ऑन द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ द फीमर, इसीलिए कॉन्डुलर हेड कह देते हैं। लेकिन इस कॉन्डुलर हेड में फाइबर जो होते हैं वो ऑब्लिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होते, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। हैमस्ट्रिंग के फाइबर ओरिएंटेशन की तरह मिमिक करते हैं ये। तो ये कॉन्डुलर हेड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिप को मोबिलाइज करने में स्क्वाट करते टाइम। तो हमने एडक्टर मैग्नस के बारे में बात करी थी, वो हैमस्ट्रिंग से थोड़ी सिमिलर होती है, ठीक है ना। मैं आपको अपना बैक साइड व्यू दिखाने के लिए फिर से शर्मिंदा हूं, पर अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो एडक्टर मैग्नस जो है वो भी इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब वो हिप फ्लेक्शन के लिए जाते हैं, और सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब ऊपर आते हैं। ये और ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा काम करता है जब हम स्क्वाट बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं। और ये मसल और भी आपके बॉडी टाइप के अनुसार दूसरे मूवमेंट में भी शामिल हो सकती है बिल्कुल। लेकिन हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि आपका बॉडी टाइप है और कैसे सर्टेन मसल्स एडक्टर मैग्नस जैसे आपके स्क्वाट को अफेक्ट करते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे।
हम ये भी बताएंगे कि क्यों कुछ लोग जो हैं वो स्क्वाटिंग दूसरे लोगों से ज्यादा अच्छी कर लेते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को बहुत अच्छा स्क्वाटर बना सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ योर बॉडी टाइप। तो अगले वीडियो के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। होपफुली आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और आपको स्ट्रॉन्ग एनाटॉमिकल फाउंडेशन स्क्वाटिंग पे आपको पता चला होगा। बक एक्सरसाइज के लिए स्क्वाटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसमें आपके सारे जॉइंट्स और मसल्स काम आ जाते हैं एक्सरसाइज करने में। तो थैंक यू वाला वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर ये वीडियो रिलीज होने के 1-2 हफ्ते बाद आप देख रहे हो तो मैं अगला स्क्वाट वीडियो भी यहाँ लगा दूंगा, और एक वीडियो मैंने बनाया बैक पेन का, तो उससे आपको आपकी बैक की भी जानकारी मिल जाएगी स्क्वाट करते टाइम। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।